आज हम स्टेट सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, रैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध जिसको इंग्लिश में लीनियर कोरिलेशन भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 1 मैंने अभी शुरुआत में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। तो पहले हम लोग इजी की ओर जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे टफ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2, रैखिक सहसंबंध, जिसे इंग्लिश में लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। तो रैखिक सहसंबंध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रैखिक और दूसरा है सहसंबंध। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सहसंबंध का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब लगभग सबको समझ में आता है कि एक ही रेखा पर होना, यानी समरेखी होना। और दूसरा क्या है, सहसंबंध। सहसंबंध के बारे में हम अच्छी तरीके से इसके परिभाषा के थ्रू पढ़ते हैं। एग्जाम में इसकी परिभाषाएं 1 नंबर में कई बार पूछी जाती हैं। तो सहसंबंध किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि दो चलों के मूल्य में, यानी दो चल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स और वाई हो सकता है, और एक्स और वाई तो हमने चलों के फॉर्म में लिया है, यानी वेरिएबल्स के फॉर्म में लिया है, अल्फाबेटिकल लिया है। लेकिन रियल में एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। एक्स में व्यक्ति की आय हो सकती है, वाई यह व्यक्ति का खर्च हो सकता है। तो यानी हमने दो चलों के माध्यम से इसको आगे की ओर हम लोग समझेंगे कि भाई जैसे कि व्यक्ति की आय और व्यक्ति का खर्च, ऐसे दो चल हमने लिए हैं जिसको हम वेरिएबल्स के तौर पे एक्स और वाई कहेंगे। एक्स हमारे लिए क्या हुआ, व्यक्ति की आय, और वाई हमारे लिए क्या हुआ, व्यक्ति का खर्च। तो यहां पर एक परिभाषा के माध्यम से अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि दो चलों के मूल्यों में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, या परोक्ष, परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कार्य कारण के कारण। कार्य का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष चल। कारण का मतलब क्या होता है, सापेक्ष चल। निरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा चल जो स्वतंत्र हो। जैसे कि वर्षा स्वतंत्र है, लेकिन गेहूं की फसल वर्षा के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्षा है वो निरपेक्ष चल है, और जो गेहूं की फसल है वो क्या है, सापेक्ष चल है। क्यों गेहूं की फसल क्यों सापेक्ष चल है, क्योंकि गेहूं की फसल हमेशा वर्षा पर डिपेंड होती है, निर्भर रहती है, आधारित होती है। तो जो चीजें आधारित होती हैं वो कारण चल है, और जो स्वतंत्र है, वर्षा हमारे लिए स्वतंत्र है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, कार्य चल, निरपेक्ष चल। निरपेक्ष चल, कार्य चल एक ही है, कारण चल और सापेक्ष चल दोनों का मतलब सेम है। तो यहां यदि दो चलों के मूल्यों में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कार्य कारण के कारण एक साथ में परिवर्तन होते हों, दोनों ही चलों में एक साथ में परिवर्तन होते हों। परिवर्तन का मतलब कैसा हो सकता है, पहला वाला चल बढ़े तो दूसरा वाला चल भी बढ़े, अथवा तो पहला वाला चल बढ़ता है तो दूसरा चल घटता है, ऐसा भी हो सकता है। अथवा तो क्या हो सकता है, पहला वाला चल घटे दूसरा वाला चल भी घटे, अथवा तो क्या हो सकता है, पहला वाला चल घटे दूसरा वाला चल बढ़े। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को दो चलों के बीच में मिल सकते हैं। तो यहां आगे हम बात करेंगे, परिवर्तन होते हो यदि दो चलों के मूल्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण के कारण एक साथ में परिवर्तन होते हों, तो उन दोनों चलों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। ये परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना और लिखना भी है, ताकि आप एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में सहसंबंध को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया, आय और व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यक्ति की आय और उसका खर्च, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्यय जो होता है यानी खर्च, जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो क्या हम खर्च कर पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर हमारी आय अच्छी है, यानी हमारी आय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसका असर किस पे पड़ने वाला है, खर्च पर। तो खर्च जो है हमेशा आय के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड होती है। आय अगर बढ़ती है तो खर्च भी हमारा बढ़ता है। वर्षा और फसल, तो यहां आपने दो चल देखा, आय और व्यय। उसी प्रकार दूसरा एक दो चल ले लेते हैं, वर्षा और फसल। वर्षा जब अच्छी होती है तो फसल भी कैसी होती है, अच्छी। वर्षा अगर खराब होती है, यानी वर्षा नहिवत होती है या वर्षा कम प्रमाण में होती है, तो फसल भी हमारी नहिवत या कम प्रमाण में देखने को मिलती है। तो यहां पर वर्षा के ऊपर फसल क्या है, डिपेंड है। तो ये क्या हुआ, निरपेक्ष यानी स्वतंत्र चल, और ये क्या हुआ, सापेक्ष यानी आधारित चल, जिसे हम लोग कारण चल और इसको हम लोग कार्य चल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खर्च और बचत। तो खर्च और बचत,
आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अगर खर्च ज्यादा करते हैं तो बचा कम पाते हैं। सिंपल सी एक बात बताता हूं, 10,000 रुपीज मेरी इनकम है मंथली, मैं महीने का 10,000 रुपए कमाता हूं और उसमें से 7,000 रुपीज तो मैंने बताया कि 10,000 रुपीज हमारी इनकम है और उसमें से हम 7,000 रुपीज क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, 7,000 रुपए खर्च कर देते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि हम बचा कितना लेते हैं। 10,000 रुपए में से 7,000 रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3,000 रुपए क्या कर रहे हैं, बचा ले रहे हैं। ये पहली सिचुएशन है। 10,000 इनकम थी, 7,000 हमने खर्च किए, 3,000 हमने क्या किए, बचा लिए। अच्छा, 10,000 रुपए इनकम में से अगर मैं 8,000 रुपए खर्च कर देता हूं तो बचाऊंगा कितना, केवल 2,000। उसी प्रकार अगर मैं 6,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारी इनकम है, 6,000 रुपए उसमें से खर्च करता हूं तो 4,000 रुपए क्या करता हूं, बचाता हूं। तो यहां खर्च और बचत में एक बहुत ही अच्छा विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि भाई जब हम 7,000 रुपया खर्च करते थे तो 3,000 रुपए बचाते थे, जब हम 8,000 रुपया खर्च करते थे तो 2,000 रुपया ही केवल बचा पा रहे थे। तो देखिए, जब मैंने खर्च को बढ़ाया तो मेरा जो बचत था वो कम हो गया, यानी इधर वृद्धि हुई तो इधर क्या हो गई, कमी। उसी प्रकार जब मैंने अपने खर्च को घटाया, 7,000 से किस पे लेके गया, 6,000 पर, तो मेरा बचत अपने आप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां एक चल बढ़ता है तो दूसरा चल कम होता है, और जब दूसरा चल, पहला चल कम होता है तो दूसरा चल क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर आपको उल्टी दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या है, इन दोनों चलों के बीच में भी क्या है, सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। उसी प्रकार हम आगे विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अध्ययन समय और परीक्षा का परिणाम। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम परीक्षा के टाइम पर अध्ययन में समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, ज्यादा देर तक पढ़ते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होता है, हमारा जो परीक्षा का परिणाम होता है वो भी कैसा होता है, अच्छा आता है। अच्छे अंक से हम उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं। तो यानी ये भी क्या है, जितना ज्यादा समय लगा उतना ही हमारे परीक्षा का परिणाम भी क्या हुआ, ऊपर आया। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सेम दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, विरुद्ध दिशा में। इसमें सेम दिशा में परिवर्तन, इसमें भी सेम दिशा में परिवर्तन। तो परिवर्तन करना है, चाहे विरुद्ध दिशा में हो चाहे एक ही दिशा में हो। तो ये था सहसंबंध के बहुत सारे चल। अब हम दूसरा एक महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। रैखिक सहसंबंध किसे कहते हैं? जब दो सहसंबंधित चलों के युगल युक्त मूल्यों को, अब बात कर लेते हैं कि सहसंबंधित, अभी हमने पढ़ा कि भाई दो चलों के बीच में अगर किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण के कारण परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग सहसंबंधित या चल कहते हैं, या तो फिर सहसंबंध कहते हैं। तो ऐसे दो चल लेने जो पहले से ही कैसे हो, सहसंबंध में हो, यानी सहसंबंधित हो। जब दो सहसंबंधित चलों के युगल युक्त मतलब जोड़े, आप जानते हैं यक्स और वाई के दो कई मूल्य ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। जब दो सहसंबंधित चलों के युगल युक्त मूल्यों को आलेख पत्र, आलेख आप जानते हैं, आलेख पत्र पर हम क्या करें, प्रदर्शित करें। ये देखिए मैंने 4 आलेख बनाया हुआ है और उसमें मैंने क्या किया है, इनको प्रदर्शित किया है। मूल्यों को आलेख पत्र पर प्रदर्शित करें और उस आलेख के बिंदु, आप बहुत सारे बिंदुओं को भी देख रहे हैं, एक ही सुरेखा पर आए हों, यानी एक ही रेखा पर हो। देखिए ये दोनों जो आकृतियां बनी हैं एक ही रेखा पर हैं, अथवा किसी रेखा के अत्यंत समीप में हो। देखिए एक रेखा गई है लेकिन ये सब बिंदु उसके इर्द गिर्द भटक रहे हैं। ये रेखा गई है, उसके इर्द गिर्द ये सब बिंदु क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये क्या है, एक ही रेखा पर आए हो अथवा तो किसी एक निश्चित रेखा के अत्यंत समीप में हो, तब ऐसे सहसंबंध को या उन दोनों चलों के बीच में रैखिक सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। तो इस प्रकार की अगर आकृति आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों चलों के बीच में क्या है, रैखिक सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। अब हम लोग तीसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण परिभाषा है और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहसंबंधांक किसे कहते हैं? सहसंबंधांक, और तीन की तीनों परिभाषाएं एक ही जैसी हैं, लेकिन सभी मतलब तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन परिभाषाएं तीन की तीनों की अलग अलग हैं। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
सहसंबंधांक, दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की, यानी उन दोनों चलों के बीच में रैखिक सहसंबंध कितना घनिष्ठ है, कितना क्लोजेस्ट है, उसके माप को सहसंबंधांक कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम एक तरह से बात करें कि दो फ्रेंड्स हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम। अब इन दोनों के बीच में मित्रता का कोई ना कोई माप होगा। क्या माप हो सकता है? क्या भाई, जिस दिन ये स्कूल जाता है तो श्याम भी जाता है, और ये अगर किसी दिन एब्सेंट मारता है तो ये भी एब्सेंट मारता है। अगर इसे कपड़ा लेना होता है तो ये वाला उसके लिए चूज करने जाता है, जब इसे कपड़ा लेना होता है तो राम उसके लिए चूज करने के लिए जाता है। रिसेस में दोनों साथ में ही बैठ करके अपना टिफिन खाते हैं। पानी पीने जाना हो, बाथरूम जाना हो, कहीं पे भी जाना हो तो ये दोनों हमेशा साथ में ही जाया करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है, खेलते भी हैं तो भी ये दोनों साथ में ही खेलते हैं, पढ़ते हैं तो साथ में पढ़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गाढ़ मित्रता है, गाढ़ संबंध है, घनिष्ठता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट्स लिए, जैसे कि टिफिन, स्कूल की प्रेजेंटी, अब्सेंटी, है ना, कपड़े का चूज करना, ये बहुत सारे मापदंड थे। तो उसी प्रकार दो चलों के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कोई ना कोई एक चीज होता होगा ना जो बताता होगा कि भाई इन दोनों के बीच में घनिष्ठता, इन दोनों चलों के बीच में घनिष्ठता कितनी ज्यादा है। तो कौन बताता है? वो सहसंबंधांक बताता है। कौन बताता है? सहसंबंधांक। कि दो चलों के बीच में रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता का माप दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? सहसंबंधांक कहते हैं। एक नंबर की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, सहसंबंधांक है तो इसे संकेत में किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल आर द्वारा। अच्छा, स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आर की जो कीमत होती है ना, कैलकुलेशन, इसका एक्चुअली एक सूत्र, बहुत सारे सूत्र के थ्रू हम लोग आर को निकालते हैं, सहसंबंधांक को निकालते हैं। और इसका जो मान होता है वो हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में हो सकता है, या -1 हो सकता है या तो +1 हो सकता है। -1 से कभी छोटा नहीं होगा, यानी -2, -3 कभी नहीं हो सकता, और +1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी +2, +3 कभी नहीं हो सकता। 0.5 हो सकता है, 0.99 प्लस में हो सकता है, 0.99 माइनस में हो सकता है, 0.98 माइनस में हो सकता है, 0.98 प्लस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से नीचे नहीं होगा, +1 से ऊपर नहीं होगा। तो ये बात थी सहसंबंधांक की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रैखिक सहसंबंध, जो हमने पढ़ा, अथवा तो उसे सहसंबंध भी कहा जाता है। रैखिक सहसंबंध अथवा तो सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध या रैखिक सहसंबंध के दो प्रकार हैं, धन सहसंबंध, ऋण सहसंबंध। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, किसे कहते हैं? तो यहां पर आगे के पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि भाई धन सहसंबंध किसे कहते हैं और ऋण सहसंबंध किसे कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं धन सहसंबंध की। जब दोनों सहसंबंधित, चल तो कैसे लेने हैं? सहसंबंध मतलब उन दोनों के बीच में संबंध तो होना ही चाहिए। जब दोनों सहसंबंधित चलों में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, जब दोनों सहसंबंधित चलों में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हों, तब उन दोनों चलों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। यानी दो सहसंबंधित चल हैं, लेकिन उन दोनों में जो परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए? एक ही दिशा में होना चाहिए। जब एक ही दिशा में परिवर्तन होगा तब उन दोनों चलों के बीच में कैसा संबंध है? धन सहसंबंध, ऐसा कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई आय और खर्च, आय और खर्च में आप क्या देख रहे हो? जब आय हमारी बढ़ती है तो खर्च भी हमारा बढ़ता है। तो इसमें परिवर्तन किस दिशा में हुआ? बढ़ने की दिशा में। दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही चल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किस दिशा में? एक ही दिशा में। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये धन सहसंबंध का उदाहरण है, आय और खर्च। उसी प्रकार विज्ञापन खर्च और बिक्री, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी कंपनी या पीढ़ी जब अपना विज्ञापन खर्च यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ाती है, यानी किसी भी प्रोडक्ट के पीछे विज्ञापन खर्च करती है, तभी उसका प्रोडक्ट मार्केट में सभी लोग धीरे धीरे उससे परिचित होते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई जानेगा ही नहीं
तो बिक्री कैसे होगी? तो हम क्या करते हैं, विज्ञापन खर्च अच्छा करते हैं तो हमारा रिजल्ट बिक्री के ऊपर पड़ता है। जितना अच्छा विज्ञापन खर्च उतना ही अच्छी हमारी बिक्री, क्योंकि विज्ञापन खर्च करने से हमारे प्रोडक्ट के बारे में काफी लोग जानकारी प्राप्त करते हैं विज्ञापन खर्च की वजह से। तो विज्ञापन खर्च अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी बिक्री भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये भी कैसा परिवर्तन देखने को मिला, एक ही दिशा में। तो ये भी दोनों क्या है, धन सहसंबंध के उदाहरण हैं। तो उसी प्रकार ऋण सहसंबंध के बारे में भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, लेकिन ऋण सहसंबंध में क्या होता है, परिवर्तन विरुद्ध दिशा में देखने को मिलता है। धन सहसंबंध में परिवर्तन एक ही दिशा में देखने को मिलता है, ऋण सहसंबंध में परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में देखने को मिलता है। ऋण सहसंबंध जब दोनों सहसंबंधित चलों में परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हो, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हो, तब उन दोनों चलों के बीच ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। इसमें परिवर्तन कैसा होता है, विरुद्ध दिशा में। मैंने यहां पर भी बताया था खर्च और बचत में, जब आप इसको बढ़ाते हो तो ये कम होता है, जब आप इसको घटाते हो तो ये अधिक होता है, यानी विरुद्ध दिशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऋण सहसंबंध का एक अच्छा उदाहरण है खर्च और बचत। जब आप खर्च को बढ़ाते हो तो डेफिनेटली बचत में क्या हो जाएगी, कमी आएगी, और जब आप खर्च कम करोगे तो जाहिर सी बात है बचा ज्यादा पाओगे। तो यानी खर्च बढ़ता है तो बचत, ये बढ़ता है तो ये कम होता है, अगर ये कम होता है तो बचत बढ़ता है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों के बीच में देखिए कैसा परिवर्तन देखने को मिला, विरुद्ध दिशा में परिवर्तन देखने को मिला। अब हम आगे बात कर लेते हैं मूल्य और मांग की। मूल्य आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज वस्तु है, उसका मूल्य नीचे की ओर आता है, यानी उसकी कीमत घटती है, तो लोग तुरंत खरीदने के लिए उसे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस में डिक्रीज हुआ है, उसकी प्राइस धीरे धीरे कम हुई है। जैसे ही अभी शक्कर है 40 रुपया किलो है तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर वही 25 रुपया किलो हो जाए तो सब सोचेंगे अरे यार 25 रुपया किलो मिल रहा है, चलो फटाफट भरा लेते हैं, ज्यादा प्रमाण में भरा लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हमें ज्यादा महंगाई में शक्कर लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप किसी भी चीज का मूल्य अगर कम होता है तो डिमांड फटाफट क्या होती है, ऊपर आती है, उसकी मांग क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर वहीं पर उल्टा हो जाए, मूल्य में वृद्धि आ जाए तो लेने ही कोई नहीं जाएगा, या तो लेने वाले कम हो जाएंगे, यहां पर डिमांड में क्या आ जाएगी, कमी। जब चीज वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है तो डिमांड बढ़ता है, और जब चीज वस्तुओं का मूल्य हाइक होता है, ऊपर की ओर जाता है, इंक्रीज होता है, तब डिमांड नीचे की ओर आ जाती है, क्योंकि महंगी चीजें कौन खरीदे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ थियरीज के माध्यम से मैं आपको रैखिक सहसंबंधांक के चैप्टर को समझाना चाहता था। अभी भी थियरी का पोर्शन बाकी है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज क्या कि आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि ये थियरी है इसको जाने दो, जब सवाल पे आएंगे तभी हम लोग पढ़ेंगे। ये आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ोगे तभी आपको ढंग से समझ में आएगा, सवाल भी तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के रहोगे। धन्यवाद।